नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास पेश का सीधा सवाल में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे कि जो आपकी खास ज़रूरतें होती हैं, मसलन आपके घर में नल खराब हो गया या बाथरूम का पाइप नहीं चल रहा है तो आपको ज़रूरत होती है प्लम्बर की, प्लम्बर नहीं मिलता है। एसी खराब हो गया तो एसी ठीक करने वाला नहीं मिलता है। अगर आपको पूजा करानी है तो पंडित जी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए एक अधिकारी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी कुणाल सिलकुजी साहब हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है सरकारी तौर पर जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह एक फ़ोन डायल करने के अनुसार मिल जाएगी। तो यह कुणाल सिलकुजी साहब का स्वागत है और उनसे पूछूंगा कि ऐसी कौन सा आपने सिस्टम लॉन्च किया, ये दिमाग में कैसे आया कि लोगों को ये सुविधा मिल जाए। देखिए, ये सेवा मित्र नाम का प्लेटफॉर्म है और ये ऑनरेबल सीएम सर की डायरेक्शन में जिस समय कोविड का दौर था उस समय बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स लौट रहे थे, तो उनके निर्देशों के क्रम में ही जो है इसको लॉन्च किया गया था और तब से ये अनवरत रूप से ये प्लेटफॉर्म ये चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे 4 मेन इसके स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसी फर्में जो कि काम करती हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आपका एसी मैकेनिक, एसी रिपेयर, आरओ रिपेयर, बहुत तरह की कार सर्विसिंग, कार धोना, बहुत सारी सर्विसेज हैं। गाड़ी पंचर हो जाए तो भी बनाने आ जाएगा। यस, तो वो डिपेंड करता है उसमें। अगर आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है तो आ जाएंगे, वरना उसका चार्ज आपसे लेंगे। तो बहुत तरह की सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विस की कंपनियां जो है ये इसमें पैनल्ड हैं और कोई भी सिटीजन अब चाहे तो आराम से इसके सेवा मित्र के इसका ऐप भी है, इसकी वेबसाइट भी है। सेवा मित्र के पूरे ऐप का नाम क्या है? इसका सेवा मित्र के नाम से ही ऐप है, SEWAMITRA, ये इसका नाम है। इस नाम से ही ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर भी है, आईफोन के ऐप स्टोर पर भी है और इसी नाम से वेबसाइट भी है इसकी। गूगल पे करेंगे सर तो आ जाएगा। इसका कॉल सेंटर भी है 155 330 155 330। 155 330 ये कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर का नंबर है। कॉल सेंटर पर भी बुक करके जो ऐसे हमारे मतलब सिटीजन्स हैं जो कि ऐप नहीं इस्तेमाल कर पाते या वेबसाइट नहीं खोल पाते हैं, उस तरह के नहीं है, तो वो कॉल सेंटर पर ही अपनी डिटेल सारी भरवा कर अपना नाम, नंबर, एड्रेस वहां से भी बुक कर सकते। ये कॉल सेंटर कितने बजे खुलता है? ये कॉल सेंटर 7 दिन चलता है और ये मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक ये चलता है। अच्छा, ये पूरे प्रदेश के सभी शहरों में है? ये सारे शहरों में है। कुछ सर्विसेज हो सकता है कि हर जगह पे ना हो, कुछ कहीं पे हो, कुछ कहीं पे हो, लेकिन मोटा मोटी सारी सर्विसेज हमारी हर जगह पर हैं और प्रदेश के सारे जनपदों में ये योजना संचालित है। और इसमें जो ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका भी एक पूल है। तो इसमें कोई अगर चाहता है, कोई अगर स्किल्ड वर्कर है, उनकी भी मेरी अपील है, अगर आप चाहते हैं जुड़ना और ताकि आपको नौकरी मिल सके, आपको जॉब मिले, तो आप भी जुड़िए इससे। जो ऐसी फर्में हैं जो फर्म चाहती हैं कि भाई मैं चाहता हूं नया कोई काम शुरू करना, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको पूल नहीं है, वो भी आए जुड़े। वहां पे पूल भी अवेलेबल है, उनको वर्कर लेकर काम शुरू कर सकते हैं। और जो सिटीजन है उनके लिए तो है ही है कि वो लाभ से उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बड़ा काम कराना है, जैसे कि आपको अपना घर बनवाना है, घर की पेंटिंग करवानी है या आपको इंटीरियर डिजाइन करवाना है, तो ये भी सारे हमारे प्रोजेक्ट वर्क कैटेगरी में ये भी अवेलेबिलिटी है इसकी। ये भी सब। अच्छा, कि कास्टिंग में कितना, ऐसा नहीं कि अगर इसके थ्रू जाए तो महंगा पड़ेगा? नहीं, देखिए ये एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। इसमें गवर्नमेंट कोई रेट तय नहीं करती है। ये मार्केट फोर्सेज आपसी कंपटीशन से जो भी फर्में आती हैं वो रेट अपना रखती हैं और उनको अन्य फर्मों का रेट भी दिख रहा होता है। तो मार्केट फोर्सेज से ये इंश्योर होता है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो रेट्स हैं वो रहें। क्योंकि कोई अगर हाई रेट रखेगा दूसरा फर्म आके उससे कम रेट रख सकती है। फिर इसमें आपस में कंपटीशन वो ऐप में दिखता रहता है कि किसके रेट क्या क्या चल रहे हैं और उसमें आप जो मिनिमम होगा उसकी कॉल ज़्यादा आएगी। ऑब्वियसली पब्लिक भाई, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें कॉस्ट का भी रखा है और इसमें रेटिंग का भी है। तो बहुत बार क्या होता है कि भाई रेटिंग भी चूंकि हम लोग लेते हैं बाद में जब हो जाती है सर्विस, तो कि कैसी रेटिंग रही है उसकी, तो बहुत बार लोग कुछ यूजर्स रेटिंग को भी देखकर बुक करते हैं। मतलब जैसे जब हम लोग होटल में या अन्य सर्विसेज में रेटिंग देखते हैं, उसको देखते हैं कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी की गई है। आप लोग उसको मॉनिटर भी करते हैं? हम लोग मॉनिटर भी करते हैं। कॉल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है। सेंट्रलाइज इसका प्लेटफॉर्म है। अगर कोई सर्विस अगर नहीं हो पाती है, मान लीजिए कि बुकिंग हुई लेकिन वेंडर अगर नहीं जाता है, तो इसकी मॉनिटरिंग होती है हम लोग की तरफ से। हम लोग वेंडर चेंज भी करते हैं यहाँ से और उनसे इंश्योर भी करते हैं। अगर कोई वेंडर लगातार डिफॉल्ट करता है उसको निकाला भी जाता है। तो अगर मान लिया कि मतलब किसी वेंडर ने मतलब गया हमारे यहाँ, मान लिया कि हमने सामान ठीक करने के बुलाया, एसी ठीक करने के बुलाया और वो खराब और ज़्यादा कर गया, देखिए इसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी प्राइम जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसे भी किसी को बुलाए होते, अगर बाई चांस उससे ख़राब हो गया होता तो उसका जो कंपनसेशन जो वो दे सकते हैं वो तो उसको देते हैं। कंपनसेशन गवर्नमेंट साइड से कोई नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है और ये सिटीजन्स को और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको एक जोड़ने का जरिया है।
तो वो इसमें वो चीज़ जुड़ती है। और इसमें अगर कोई वेंडर लगातार डिफ़ॉल्ट करता है 2-3 बार, तो फिर वैसे में उसको निकाल दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आपने लेबरों को जोड़ने के लिए और मतलब सर्विस मुहैया कराने का काम किया, तो इसको मॉनिटरिंग की आपने दोहरी व्यवस्था है कि सिंगल लाइन्स व्यवस्था है मॉनिटरिंग की? नहीं, मॉनिटरिंग देखिए इसकी जो भी काम होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करता है मॉनिटर अपने वर्कर्स को, और फिर हम भी करते हैं मॉनिटर। तो ये हमारा अलर्ट बेस्ड सिस्टम है। अच्छा। जैसे आपने कोई समय पे सर्विस बुक करी है, अगर 2 घंटे के अंदर में कस्टमर का हैप्पी कोड नहीं आता है, तो हमारा सिस्टम खुद अलर्ट देता है कि भाई कस्टमर को हैप्पी कोड नहीं आया है, इसका मतलब है कि कस्टमर का सर्विस नहीं मिली है, तो डिले क्यों हो रहा है। तो फिर वहाँ से हम लोग अलर्ट के मोड पे हम लोग आ जाते हैं। और इन द मीन टाइम 2 घंटे तक तो भाई सर्विस प्रोवाइडर खुद ही करता है इंश्योर कि भाई उसके वर्कर पहुंच जाएं और सर्विस वो दे लें जो है। मतलब क्रॉस चेक रहता है, पर अब क्रॉस चेकिंग रहती है ताकि आदमी को सुविधा मिल सके। क्योंकि आपके पास कई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, विशेष सचिव श्रम भी है और निदेशक का पोस्ट है। तो ऐसी व्यवस्था में जो आप ITI के डायरेक्टर हैं और इधर, तो दोहरी व्यवस्था को कैसे सामंजस्य करते हैं? दोनों काम अलग अलग हैं। हाँ, नहीं, दोनों काम अलग अलग हैं, दोनों में लिंकेज भी है। बिकॉज ITI की जो पढ़ाई है वो रोजगार परक पढ़ाई ही है। ITI में जो बच्चे भी निकलते हैं, जो सेवायोजन का हमारा चार्ज है, उसके थ्रू वो लोग को जॉब मिलती है। और ITI में भी अभी काफ़ी सारे नई चीज़ें करी जा रही हैं, और ऑनरेबल CM सर के निर्देश पे और माननीय मंत्री जी के निर्देशों पे टाटा वाले आगे आए थे और उन लोगों ने काफ़ी एक बड़ा MOU किया है साथ में हम लोग के, और तकरीबन 150 ITI को वो अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें इंडस्ट्री 4.0 जो बिल्कुल न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रोबोटिक आर्म हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड बेस्ड एडवांस प्लम्बिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों की हाई एंड जो कोर्सेज हैं, ऐसे 5-5 कोर्स हमारे 150 ITI में संचालित होने वाले हैं। अच्छा। टोटल तकरीबन 300 प्लस ITI हम लोग के सरकारी ITI हैं। तो लगभग आधी जो हमारी ITI हैं, उन ITIs में इस तरह के एडवांस्ड हाई एंड कोर्स हमारे शुरू होने वाले हैं। इनका निर्माण कार्य चल रहा है, और हमारा प्रयास है कि जो आने वाला अगला साल का जो सत्र है, उस सत्र से हम लोग इन बच्चों की उसमें पढ़ाई शुरू करा दें। टीचरों की ट्रेनिंग हमारी चल रही है। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, उनको जॉब कैसे मिलेंगे, क्या है की व्यवस्था? देखिए, जो ये नए ट्रेड्स आएंगे, इन नए ट्रेड्स में तो इंडस्ट्री 4.0 में बहुत डिमांड है, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्रियां तो आ गई हैं नई टेक्नोलॉजी की। आप भी जान रहे हैं, EV काफ़ी गाड़ियां बन रही हैं, बसेस बन रहे हैं, बट अभी टेक्नीशियंस नहीं अवेलेबल हैं जो कि उसको रिपेयर कर पाएँ, ठीक कर पाएँ। तो इनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, वेल्डर का है, अन्य जो ट्रेड्स हैं, उन सब के भी लिए एक तो सामान्य जो प्रक्रिया होती है वो जॉब उनको मिलती है। उसके लिए हम लोग रोजगार मेले कराते हैं, और कंपनियां भी आती हैं उन मेलों में, ये बच्चे भी आते हैं उन मेलों में, और उन मेलों में जो है इन बच्चों को जॉब मिलती है। दूसरा तरीका सेवामित्र से भी है, वहाँ भी जो फर्में हैं उनमें भी ये बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं, उनके एम्प्लॉय बन सकते हैं। उनके माध्यम से भी सीधा 1-to-1 सिटीजन्स को सर्विस देके नौकरी, एक तरह का नौकरी वो सैलरी बेस्ड हो जाएंगे, तो उनको पैसा मिलता है इसमें जो है। तो हर तरह की व्यवस्था सरकार ने करी है, रोजगार मेलों की भी और सेवामित्र की भी। अच्छा, आपने बताया कि अत्याधुनिक तरीके से टाटा वाले पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सिखाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इवन जो वेल्डिंग सिस्टम, आपने एक बार जिक्र किया था कि वेल्डिंग सिस्टम का नया अत्याधुनिक सिस्टम, क्या सिस्टम है? अब जैसे रोबोटिक आर्म का सिस्टम आ गया है, ऐसे जो पहले वेल्डिंग करते थे तो हाथ से करते थे और आंख के सामने वो लगा कर करते थे, तो बहुत बार चिंगारी चली गई, कोई घटना घट गई, ये होता था। चूंकि वेल्डिंग काफ़ी गर्मी भी पैदा करता है उसमें, चूंकि लोहे और सब वेल्ड होते हैं। तो अब वो रोबोटिक आर्म आ गया है, आप दूर रहते हैं, आप केवल वहीं से आप उसको ऑपरेट करते हैं, और वो जो आर्म होता है वो खुद रोबोटिक आर्म जाकर जो है उसको वेल्ड करता है। तो इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, या फिर कंप्यूटर बेस्ड जो है कटिंग फाइलिंग का, आप CNC लेस मशीन आ गई हैं, उनकी ट्रेनिंग, तो ये सारी एडवांस ट्रेनिंग्स जो हैं ये हम लोग के इन 150 ITIs में प्रदान की जाएंगी। बच्चे जो हैं, चूंकि ITI में आमतौर पे ग्रामीण प्रवेश के बच्चे भाग लेते हैं, तो उनमें कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है बच्चों का? नहीं, अभी तो देखिए, मैंने जो बताया आपको कि ITI में अभी ये ट्रेड्स हमारे शुरू अगले सत्र से होंगे, और अगले सत्र से इसमें एडमिशन्स किए जाएंगे और बच्चे आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे इन ट्रेड्स को बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट से इसमें आएंगे इन ट्रेड्स में, बिकॉज यहाँ पर एश्योर्ड प्लेसमेंट है और सारी अच्छी बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरियाँ उनको मिलेंगी, तो बच्चे जरूर इंटरेस्ट आना। इसकी तो जरूरत है कि अच्छी मार्केटिंग हो जाए तो लोगों को ज़्यादा जी, हाँ बिल्कुल। वो तो हमारे जब एडमिशन शुरू होगा तो उस एडमिशन के टाइम पर और आपके माध्यम से भी हम लोग बच्चों तक रीच आउट करेंगे और नए ट्रेड्स पे एडमिशन होंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो ओल्ड ट्रेड्स हैं उनमें हमारा एडमिशंस भी हो रहे हैं और जॉब भी लग रही हैं। क्या और इनमें ITI में आप क्या और नया करना चाहते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपने आज तक जहाँ भी रहे हैं ऐसा देखा गया है कि जहाँ रहे आपने कुछ अच्छा किया, बंद पड़ी यूनिटों को चालू करा दिया, जैसे PCDF के बारे में बताया जाता है जी कि मतलब आप जब वहाँ पे गए तो उसकी बड़ी ख़राब थी हालत थी। तो ऐसी स्थिति में
आईटीआई के लिए आप क्या ऐसा करना चाह रहे हैं कि आईटीआई और ज़्यादा ही आईटीआई समृद्धशाली है? में जो मैंने बताया आपको कि आईटीआई में एक तो हम लोग जो है ये नए बिकॉज आईटीआई में क्वालिटी का इशू है। जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में हम जा रहे हैं, तो हम लोग को हाई एंड टेक्नीशियंस चाहिए, तो उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ अभी हम लोग कैंपस प्लेसमेंट्स शुरू करने वाले हैं, और इस तरीके में जो भी बच्चे हमारे डिफरेंट कॉलेजेस हो गए, चाहे बीए बीएससी के बच्चे क्यों ना हो, फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इन सारे बच्चों को हम लोग जो है उनको करेंगे रीच आउट, उनकी सीवी को हम लोग वहाँ पे जो है उनका पोर्टल देंगे जिस पे कि वो डालेंगे अपनी सीवी, और फिर जो बड़ी कंपनियां उनके एचआर से मिलकर वी विल ट्राई कि उनको अच्छी जॉब मिल सके। अभी क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो कुछ चुनिंदा बड़े शहरों में चली जाती हैं और वहीं के कॉलेजों से बच्चों को उठा लेती हैं, तो इससे जो दूसरे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं जो भले पढ़ने में और अच्छे हों और अच्छे नंबर लाते हों, बट वहाँ तक जो है रीच नहीं हुआ है कंपनीज की। तो ये जो ब्रिज है ये हम कर पाएंगे, और हमारे जो भी हमारे मतलब इवन दूर के भी एरिया के जो बच्चे हैं उनको अच्छी जॉब दिला पाएंगे। एक बात कही आपने, दूर के बच्चे शहर में आने या उनके पास आईटीआई तक पहुंचने के लिए संसाधन नहीं होता है, तो इस सरकार की एक ऐसी योजना थी कि अधिक से अधिक आईटीआई खोले जाए ताकि उनके गांव के पास में ही, उनकी तहसील के पास जी में। बिल्कुल, वो योजना संचालित है, और अभी मुझे बहुत खुशी बताने में आपको कि प्रदेश की समस्त तहसीलों में आईटीआई है। वो आईटीआई सरकारी है चाहे प्राइवेट है, लेकिन हमारी कम से कम एक आईटीआई हमारी समस्त तहसीलों में है। तकरीबन 300 सरकारी आईटीआई हमारी संचालित हैं, तकरीबन 100 सरकारी आईटीआई हमारी और विद इन ईयर और सो बन के तैयार होने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य चल रहा है। और इसके साथ साथ लगभग 3000 प्राइवेट आईटीआई हैं जो कि काम कर रही है प्रदेश में। तो लगभग 3400-3500 आईटीआई का पूरा हमारे पास पूल है 75 जनपदों में, तो एक बड़ा पूल आईटीआई का हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो 3000 हैं, मतलब 3400 के आसपास जो आईटीआई हैं, इनमें टेक्निकल जो नई तकनीकी व्यवस्था, जो नई व्यवस्था जो आपने लागू की है, उनमें ये व्यवस्थाएं कब से मिल जाएंगी? देखिए, जो हमारे 305 आईटीआई हमारे गवर्नमेंट के अभी संचालित हैं, उनमें मैंने बताया कि 150 में हमारी व्यवस्थाएं हमारी नई आने वाली हैं। टाटा से हमारी बात चल रही है सेकेंड राउंड के लिए भी, बाकी बचे हुए 300 आईटीआई में भी वो एडवांस्ड जो व्यवस्था है वो सेकेंड फेज़ में कर देंगे। इसके उपरांत जो 100 आईटीआई हमारी नई बनने वाली हैं, इसमें निर्णय ये हुआ है कि PPP मोड में इसको हम किसी प्राइवेट प्लेयर के सहयोग से हम चलाएंगे। तो आगे अगर PPP पार्टनर अगर हमें मिलने में दिक्कत होती है, तो अगर हम स्वयं चलाते हैं इन आईटीआईज़ को, उसे भी हम करेंगे अपग्रेड। और जो प्राइवेट आईटीआईज़ हैं वो तो उनको खुद का निर्णय होता है कि वो किस प्रकार की कैसे ट्रेड चलाना चाहती हैं, तो वो बच्चों की डिमांड को देखते हुए और अपना कॉस्ट देखते हुए वो उसको डिसाइड करेंगे। एक ही मैं दिमाग में बार बार आई बात कि आपका जो एक दूसरा डिपार्टमेंट है आईटीआई के अलावा, श्रम, जिसमें शुरुआत में बात की थी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में श्रम और सेवा नियोजन ये बड़ी समस्या रही है जी। तो कैसे आप कौन सी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक जॉब मिल सके? और लोग मतलब देखिए, मुझे बहुत खुशी है बताने में, अभी आज ही की न्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो 2016-17 से लेके अभी 22-23 में काफ़ी कम हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज पूरे कंट्री में भी कम हुआ है। 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट पूरे कंट्री में है। मुझे बहुत खुशी है बताने में कि उत्तर प्रदेश में ये रेट 2.6% है, मतलब हम लोग कंट्री के एवरेज से भी कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मात्र 2.6% लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं उत्तर प्रदेश में, अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे, ILFS सर्वे होता है। इसकी वजह से ये डेटा आज ही पब्लिश हुआ है, इसका 22-23 का डेटा आज पब्लिश हुआ है। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है पिछले 4-5 सालों में, और एम्प्लॉयमेंट दर जो 6% थी उससे घटकर अब 2.6% पर जो है आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट दर। तो ये बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, इन सब का साझा प्रयास है, इसमें कोई एक विभाग का काम नहीं है। जॉब देने में बहुत सारे विभागों ने इसमें मेडिकल एजुकेशन से नहीं, जैसे कि अभी 2 साल पहले जब कोरोना आया था, कोरोना में माइग्रेशन हुआ, जब लेबर हमारे बाहर काम करते थे वो लेबर लौट के यहाँ पे आ गए, एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी, और सरकार के सामने भी समस्या थी, जो लोग लौट के आए उनको हम कैसे एडजस्ट करें। नहीं, तो जो लोग लौट कर आए थे उन सब लोग के लिए बहुत सारी अच्छी नीतियां बनाई गई, और उस समय तो जितने भी विभाग थे सबको डायरेक्शन दिया गया था कि उनको जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो सेवायोजन विभाग ने ही उसमें आगे लीड ली थी, और उन सारे को डेटा डाला था एक पोर्टल पर, एक जगह पे सारा डेटा आ गया था, और सारे विभाग को उसमें लॉगिन दिया गया था, और कई विभागों ने उसमें उस डेटाबेस से लोग को लेकर लगाया है। अब स्थितियाँ बदल गई हैं, अब जो कि वापस से चीज़ें सामान्य हो गई हैं, तो बहुत सारे लेबर्स जो लौट कर आए थे वापस वो महाराष्ट्र में या गुजरात में जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ दोबारा लौट के चले गए हैं। लेकिन भविष्य में
में भी ऐसी चीज़ें ना हो, अगर कोई हो तो उसकी एक सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसीलिए असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड की भी गठन किया गया है। और बीओसी बोर्ड तो पहले से काम कर ही रहा है, जो निर्माण श्रमिक जो लोग हैं। तो असंगठित मजदूरों के लिए भी एक नया बोर्ड बन गया है, भारत सरकार से इसमें जो है कार्य हो गया है, हम भी इसमें कार्य कर। इसमें क्या होगा? इसमें असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो भी असंगठित कर्मकार हैं वो सारे लोग इसमें पंजीकृत होंगे और उनके लिए जो भी योजनाएं चलेंगी उसका लाभ मिलेगा उनको। अच्छा, क्योंकि बीओसी बोर्ड जो था वो निर्माण श्रमिकों के लिए केवल था। जो है असंगठित लोग होते हैं, जैसे कि रिक्शे वाले, ठेले वाले, ऐसे वाले जो लोग होते हैं, उनको भी अब लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छा आपने योजना लेके आ रहे हैं और जल्दी लागू हो जाए। और चूंकि आपका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।